हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो भाई आज हम करने वाले हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की मोस्ट रिपीटेड मोस्ट फेमस एडजस्टमेंट्स। ठीक है, तो जो भी एडजस्टमेंट्स मैं आपको कराऊंगा, एक तो मैं उसका आपको पूरा इफेक्ट बताऊंगा कि फाइनेंसिंग में कहाँ जाता है, ऑपरेटिंग में कहाँ जाता है, जैसे कई एडजस्टमेंट्स के डबल इफेक्ट होते हैं ना, तो वो भी बताऊंगा। और जैसे अब यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन या इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। तो इसमें जितनी भी वेरिएशंस हैं, जरूरी नहीं है आपको एक ही वेरिएशन है, आपको बहुत सारी वेरिएशन में से कोई भी एक आ सकती है। तो जो भी वेरिएशन बनेंगे, जो भी केसेस मैक्सिमम बन सकते हैं, सारे के सारे मैं आपको यहाँ पर कराऊंगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरा वीडियो देखना, कोई भी एडजस्टमेंट मत छोड़ना, क्योंकि जो भी एडजस्टमेंट मैं करा रहा हूँ इसी टाइप की बोर्ड्स में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो अब हम देखो एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम समझेंगे कि इंटरेस्ट ऑन लोन स्लैश डिबेंचर्स। देखो इसका मीनिंग है कि हमें इंटरेस्ट पे करना है हमारे ऊपर डिबेंचर्स के। ये एक लाइबिलिटी नेचर है, हमारे ऊपर लाइबिलिटी है, फर्म के ऊपर लाइबिलिटी है, कंपनी के ऊपर लाइबिलिटी एक तरीके से। तो इंटरेस्ट पे करना खर्च है, तो इसका इफेक्ट आएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में एक तो ये माइनस होगा जो भी इंटरेस्ट का अमाउंट होगा, और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ये प्लस होगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ये प्लस होगा, कहां पर प्लस होगा? जो अपना सेक्शन होता है ना, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग वाला, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स वाला एक सेक्शन होता है। ठीक है, तो वहां पर ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन या इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स जो भी आपको गिवन होगा। ठीक है, अब मान लो ये आपका क्वेश्चन में ऐसे गिवन है 10% डिबेंचर्स। ये 10% क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। ठीक है, और करंट ईयर का डेटा गिवन है, प्रीवियस ईयर का डेटा गिवन है। अब एग्जाम में आपको हो सकता है डेट्स गिवन हो, तो प्रीवियस ईयर मतलब पुराने वाला साल, पुराना साल 2024, और जो भी साल बाद का होगा करंट ईयर मतलब आगे वाला साल। ठीक है, लेटेस्ट ईयर वो होगा आपका करंट ईयर। जैसे 2025 बाद में आता है मतलब, और 2024 उससे पिछला साल था, पहले आता, तो पिछले साल को प्रीवियस ईयर। अब याद रखना रूल, देखो रूल कह लो या एजम्पशन कह लो। ठीक है, तो एजम्पशन आपका ये रहने वाला है कि ये 10% का मेरे को इंटरेस्ट निकालना है, तो मैं इंटरेस्ट किस पे निकालूंगा? ठीक है, तो एजम्पशन ये होता है कि आपको ओपनिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट निकालना होता है। ठीक है, जो भी आपका ओपनिंग बैलेंस, जैसे यहाँ पे 1 लाख है, तो 1 लाख का आपको 10% कैलकुलेट करना है और वो आपका इंटरेस्ट का अमाउंट हो जाएगा। तो ये आपका एजम्पशन है। ठीक है, तो अगर कोई बच्चा 2 लाख पे निकालेगा तो वर्किंग नोट में अपना नोट मेंशन करके आना कि भाई मैंने क्लोजिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट निकाला, तब आपको ना नोट लिखना पड़ेगा। बट अगर आप नोट नहीं लिखना चाहते हो, और मैं सजेस्ट करूंगा मत लिखो क्योंकि टाइम क्यों वेस्ट करें हम अपना, तो हम लोग एजम्पशन को फॉलो करेंगे और कुछ भी नहीं होगा, तो आपने ओपनिंग बैलेंस में इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, तो ये सेम रूल एप्लीकेबल है अगर इन्वेस्टमेंट्स लिखो, यहां पर अगर डिबेंचर्स या इन्वेस्टमेंट्स लिखो तो भी सेम रूल एप्लीकेबल है, ओपनिंग बैलेंस पे ही आपको इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो पहला केस आपका है नो इन्फॉर्मेशन। नो इन्फॉर्मेशन का मतलब है अपनी एजम्पशन से करो, तो एजम्पशन से हमने किस पे निकाल दिया? 10,000 पे इंटरेस्ट निकाल दिया। ठीक है, सेकंड केस देखो भाई, सेकंड केस कह रहा है 10% डिवेंचर्स वर इशूड ऑन 1 अप्रैल 2024। कह रहा है ये जो नए डिवेंचर्स इशू करें, अब ये 1 लाख से 2 लाख बढ़ गए ना, 1 लाख से होकर 2 लाख हो गए, तो मतलब ये जो हमने नया इशू करा है हमने कब किया? 1 अप्रैल 2024। देखो ये खाली 2024 लिखा है, इसका मतलब है ये डेट पता है क्या? ये डेट होती है 31 मार्च 2024। ठीक है, ये 2025 लिखा है, ये डेट पता है क्या? ये है 31 मार्च 2025। तो अब मेरे को क्वेश्चन बोल रहा है 1 अप्रैल 2024, तो 1 अप्रैल 2024 इससे जस्ट अगला दिन ही तो है। ये जो आपको डेट लिखे इससे जस्ट अगला दिन ही तो है ये वाली डेट, तो मतलब इसी दिन मेरे डिबेंचर्स इश्यू हो गए थे 2 लाख के। ठीक है, बिल्कुल साल की बिगनिंग में, तो यानी कि साल की बिगनिंग में, बिगनिंग ऑफ द ईयर फर्म के ऊपर कितना कर्जा था? बिगनिंग ऑफ द ईयर फर्म के ऊपर कितना कर्जा था? पूरे 2 लाख का, क्योंकि नए डिबेंचर्स मैंने साल की शुरुआत में इशू कर दिया, तो पूरे साल की शुरुआत में 2 लाख का था, तो पूरे साल कितना कर्जा था फर्म के ऊपर? पूरे साल फर्म के ऊपर कितना कर्जा था? 2 लाख का ही था। ठीक है, तो इंटरेस्ट कितना लगेगा? 2 लाख पे लगेगा, तो 2 लाख का 10% हो जाएगा 20,000 रुपए। आई बात समझ? केस नंबर 2 में आपका जो इंटरेस्ट का अमाउंट होगा 20,000 होगा, ट्रीटमेंट सेम ही रहना है, ट्रीटमेंट में कोई फर्क नहीं होगा, फाइनेंसिंग ऑपरेटिंग में वही जगह जाएगा, बस अमाउंट बदल जाएगा। आई बात समझ? थर्ड केस देखो, कह रहे 10% डिवेंचर्स वर इशूड ऑन 31 मार्च 2025। कह रहे साल के एंड में आपने इशू किया, तो यानी कि पूरा साल फर्म के ऊपर कितना कर्जा था? अगर आपने नए डिवेंचर साल के एंड में इशू करे तो पूरा साल फर्म के ऊपर कर्जा कितना था? जितना साल की शुरुआत में था, तो 1 लाख का ही 10% निकालेंगे, यानी कि केस 1 और केस 3 सेम है, केस 1 और केस 3 सेम है, तो साल की शुरुआत का जो बैलेंस था उसी पे आप इंटरेस्ट निकालेंगे, तो 10,000 इसका भी आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट देखो भाई, अब कह रहे साल के मिड में 1 अक्टूबर या 30 सितंबर लिखा आएगा, तो साल का मिडल मानते हैं, तो मिडल में कह रहा है आपने डिबेंचर्स इशू करें, तो अब आप ध्यान से समझो, साल की शुरुआत में मेरे ऊपर कर्जा कितना था? 1 लाख का, डेट क्या है? अप्रैल 1। उसके बाद साल के मिडल में अक्टूबर 1 पे मेरे ऊपर कर्जा कितना हो गया? यहाँ पे 1 लाख का था ना,
और अप्रैल में 1 लाख का था और इशू करे तो 1 लाख से बढ़ गया, यानी कि अब कर्जा फर्म के ऊपर कितना हो गया, 2 लाख रुपए का हो गया। ठीक है, अब आपको दिख जाएगा, पहले आई थिंक दिख नहीं रहा था। साल की शुरुआत में कितना कर्जा था, 1 लाख का, साल के मिड में कर्जा बढ़ के कितना हो गया, 2 लाख का, और ये 2 लाख का कर्जा मेंटेन रहा कब तक, मार्च 31 तक। आई बात समझ में? तो ये आपकी एडजस्टमेंट है। ठीक है, अब आपको केस भी दिख रहा है, ठीक है, केस की लैंग्वेज भी दिख रही है, और ये मैंने जो समझाने के लिए ऐसे बनाया है ये भी आपको दिख रहा है। अब आपको देखो ये 6 महीने का टाइम पीरियड है और ये भी 6 महीने का टाइम पीरियड है। तो अप्रैल 1 से अक्टूबर 1 तक 1 लाख रुपए के डिवेंचर्स इशू करे थे, तो इस 1 लाख रुपए का 10% आप निकालेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 6/12, क्योंकि ये टाइम पीरियड कितना है, 6 महीने का है। प्लस अक्टूबर से मार्च कैसे करेंगे भाई, 2 लाख का कर्जा है फर्म के ऊपर 6 महीने के लिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट वही 10%। ठीक है, इसको जस्ट सॉल्व कर दो। तो 1 लाख का 10% होता है 10,000, 10,000 का 6/12 यानी कि 5,000, 2 लाख का 10% 20,000 का आधा 10,000, तो ये टोटल आपका सॉल्व करने पे आएगा 15,000 रुपए। तो इंटरेस्ट का अमाउंट केस नंबर 4 के लिए हो जाएगा 15,000 रुपए। ऑलराइट, केस 5 करेंगे। यहां पर बोल रहे हैं 10% डिबेंचर्स ऑफ 1 लाख वर इशूड ऑन, ये देखो एक अलग ही डेट दे दी, साल का मिड भी नहीं है, 1 जुलाई। तो 1 जुलाई मतलब है 3 महीने बाद, अप्रैल मई जून, इसके बाद आता है जुलाई, और 1 जुलाई, तो महीने कितने, 3 महीने के बाद हमने डिबेंचर्स इशू करें। तो साल की शुरुआत में फर्म के ऊपर कर्जा कितना था, 1 लाख रुपए का। ये कर्जा फर्म का कब तक मेंटेन रहा, 3 महीने के लिए, अप्रैल में जून तक फर्म ने डिबेंचर्स इशू नहीं करे, तो यानी कि 3 महीने के लिए तो फर्म के ऊपर कर्जा 1 लाख का था, उस पर इंटरेस्ट पड़ेगा 10%। उसके 3 महीने इस दिन से लेकर जुलाई से मार्च तक, ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूं, ये कौन से 3 महीने, अप्रैल मई जून, ठीक है, ये 3 महीने। उसके बाद आपका जुलाई से, जुलाई काउंट होगा क्योंकि जुलाई की बिगनिंग में ही डिबेंचर्स इशू कर दिए। जुलाई से मार्च 31 तक फर्म के ऊपर कर्जा कितना है, 2 लाख रुपए का। ठीक है, तो 2 लाख का 10% इनटू ये कितने महीने हैं भाई, 9 महीने। जुलाई से मार्च आप काउंटिंग करोगे 9 मंथ्स होते हैं, तो 9/12। ठीक है, तो इसकी जस्ट अब हमारे को कैलकुलेशन करनी है। तो ये अगर हम सॉल्व करें 1/4 आएगा, ये 0 से 0 कटे, तो 10,000/4 2500। ठीक है, तो ये करते हैं सॉल्व भाई, 0 से 0 कटेगा, 3 3 3 4, तो ये आपका आ जाएगा 5,000 सॉल्व करने पे, और आपका टोटल इंटरेस्ट का अमाउंट आ जाएगा 7,500। ठीक है, तो ये 5 केसेस में से कोई एक टाइप का ही केस आपको आएगा, इससे बाहर का आपका केस नहीं आएगा। ठीक है भाई, ऑलराइट। अब नेक्स्ट आपको सेम, जैसे मैंने आपको अभी पिछला कराया 10% डिबेंचर्स, सेम आपको आ सकता है 10% इन्वेस्टमेंट्स, और उसमें सेम वेरिएशंस। आप ध्यान से देखो, जहां जहां डिबेंचर्स लिखा था पिछला क्वेश्चन जो पिछला एग्जांपल करा था, उसकी जगह मैंने इन्वेस्टमेंट्स लिख दिए, बाकी सारी डेट्स सारे ईयर सेम है, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। ठीक है, तो अगर इन्वेस्टमेंट है तो अगर कहीं पैसा लगाएंगे तो इंटरेस्ट क्या होगा, मिलेगा, इंटरेस्ट क्या होगा, मिलेगा। ठीक है, तो एक तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा। ठीक है, मैं पहले ट्रीटमेंट बताया था, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा ऐड होने। ठीक है, और इंटरेस्ट इनकम आपको याद होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सब्ट्रैक्ट होते हैं नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम में। ठीक है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस होगा, इन्वेस्टिंग में ऐड होगा, और ट्रीटमेंट मैंने आपको बता दिया, और अमाउंट्स इनकी सेम आने वाली है। ठीक है, बिल्कुल सेम आएंगी, जैसे पिछले क्वेश्चन में रूल वगैरह सेम था, इसका भी सेम रहने वाला है, जस्ट ट्रीटमेंट डिफरेंट है, एड लेस कहां करना है वो डिफरेंट है। अमाउंट सेम आएंगी, इसकी जैसे इंटरेस्ट की वैल्यूएशन 10,000 आएगी, ओपनिंग पे निकालोगे। केस 1 और केस 3 सेम था ना पिछले में, यहां पर भी सेम आएगा 10,000। केस 2 का आंसर 20,000, केस 4 का आंसर 15,000, जैसे पिछले का था बिल्कुल सेम तरीके से निकालना है, क्योंकि डेट्स भी सेम है, मैंने कुछ भी नहीं बदला है। ठीक है, बस डिबेंचर्स की जगह इन्वेस्टमेंट्स रखा है, इसका आंसर 7,500। सेम वे से आपको निकालना है। ट्रीटमेंट मैंने आपको बता दिया। अब आपको कोई भी आ सकता है एग्जाम में, डिबेंचर्स भी आ सकता है, इन्वेस्टमेंट्स भी आ सकता है। ऑलराइट, अब नेक्स्ट जो बोर्ड्स में बहुत ज्यादा पूछा जाता है वो प्रोविजन फॉर टैक्स पूछा जाता है। इसकी आपको एडजस्टमेंट एंट्री भी हो सकती है। अब जैसे इसमें ना बहुत सारे केसेस है, तो मैं सारे केसेस करा रहा हूं। पहला केस तो ये, कोई आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है, नीचे कोई पॉइंट्स में कुछ नहीं लिखा, बस बैलेंस शीट में आपको कहीं पर लिखा हुआ दिख रहा है करंट ईयर, प्रीवियस ईयर और प्रोविजन फॉर टैक्स। ठीक है, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के नाम से भी आ सकता है, याद रखना, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के नाम से। शॉर्ट टर्म प्रोविजन लिखे, उसको प्रोविजन फॉर टैक्स ही हम लोग एज्यूम करते हैं। अब देखो भाई, इसका ट्रीटमेंट समझते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स प्रीवियस ईयर और प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर करंट ईयर। देखो, पिछले साल जो प्रोविजन बनाया था ना, इस साल वो टैक्स पे होता है। ठीक है, पिछले साल का जो प्रोविजन बनाया था, इस साल वो टैक्स पेड में आता है। कहां पर आता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स भी हम निकालते हैं, और कुछ स्टेप्स बाद हम लोग कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस भी निकालते हैं। तो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस के बाद आपको माइनस करना है टैक्स पेड, और ये आपका होता है प्रोविजन फॉर टैक्स
प्रीवियस ईयर, ठीक है। प्रीवियस ईयर मतलब यहाँ पे 10,000 जाएगा, ठीक है, जो यहाँ पर है, और ये माइनस होगा, ठीक है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकालते टाइम, इसको निकालने से पहले ऊपर जब आप लिखते हो ना इंटरिम डिविडेंड ऐड, जनरल रिजर्व्स वगैरह ऐड करते हैं, तो वहां पर प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर भी आपको ऐड करना होता है। तो ये 15,000 यहां पर जाएगा, और ये दोनों इफेक्ट आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हैं। ये कौन सा केस है जिसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको नहीं गिवन है, ठीक है, सिर्फ बैलेंस शीट में डेटा गिवन है। अब इसमें मूव करेंगे नेक्स्ट केस, यानी कि केस नंबर 2 पे। ऑलराइट, केस नंबर 2 पे आते हैं। देखो, आपको ऊपर बैलेंस शीट में भी डेटा गिवन होगा और नीचे एक एडिशनल पॉइंट होगा। तो यहां पर कह रहे हैं टैक्स पेड, मतलब पे करा है, रियल में कैश पे करा है। देखो, जब भी आपको ये हो गया गिवन एडिशनल पॉइंट, तो आपने वर्किंग नोट में ना प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाना है, वर्किंग नोट में, ठीक है। ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्किंग नोट में अकाउंट जरूर बनाना है। तो अब मैं ये अकाउंट बना रहा हूं, तो डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, ठीक है। सिंपल सी बात है, प्रोविजन मतलब लाइबिलिटी नेचर, तो ओपनिंग बैलेंस कहां होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा, तो लिखो बाय बैलेंस बीडी, और क्लोजिंग बैलेंस यहां लिख दो टू बैलेंस सीडी, ठीक है। इतना काम करेंगे। अब सबसे पहले तो यहां पे हम लोग अमाउंट्स लिखते हैं, ठीक है, अमाउंट्स वगैरह लिखेंगे। तो ओपनिंग बैलेंस हमेशा प्रीवियस ईयर लेते हैं, तो 10,000 आपका ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। क्लोजिंग बैलेंस आपका करंट ईयर होता है, ये 15,000 आपने ले लिया, ठीक है। अब आपको पॉइंट गिवन है कि आपने टैक्स पे करा है 4,000, तो पे करा है तो यानी कि कैश गया है फर्म से बाहर, हमने पे करा, तो टू बैंक अकाउंट, ये आपका टैक्स पेड है 4,000 रुपीज, ठीक है, ये आपका टैक्स पेड है 4,000 रुपीज। अब यहाँ पे आप देखोगे तो टोटल मैच नहीं कर रहा है दोनों साइड का, तो बड़ी साइड का टोटल ये आएगा 19,000, तो बड़ी साइड का टोटल हमने इधर कॉपी किया 19,000, और यहाँ पर हमारी बैलेंसिंग फिगर आ रही है 9,000 रुपए। तो इसको हम लिखते हैं बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, ठीक है, इसको हम लिखेंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, और ये है आपकी बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। अब याद रखना, क्वेश्चन में आपको ये जो बैलेंसेस गिवन थे ना, इसको नहीं लेकर जाना कैश फ्लो में। ये जो बैलेंसेस गिवन थे इसको आपकी कैश फ्लो में कहीं नहीं दिखाना, आपको ये वाले क्रॉस के जो बैलेंसेस है ना, इनको अपनी कैश फ्लो में लेकर जाना है, ठीक है। तो ये तो हो गया टैक्स पेड जो हमने रियल में पे करा है, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर, ठीक है। ये कहां जाते हैं भाई, ये कहां जाते हैं, मैंने आपको अभी समझाया था, ठीक है। अब अगर हम यहां पर देखें जो मैंने पिछला एग्जांपल समझाया था, तो प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर हमारे केस 2 में कितनी हो जाएगी 9,000, जो ऊपर आपको डेटा गिवन है, और जो टैक्स पेड है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 लिखा नहीं, तो केस 1 का डेटा था, केस 2 में यही फिगर क्या हो रही है 4,000 हो जाएगी, ठीक है। ये पोजीशन भी आपको समझ आ जाएगी कहां पर भेजना है और कैसे करना है। वर्किंग नोट में प्रोविजन फॉर टैक्स का आपको अकाउंट जरूर बनाना है, ठीक है। तो केस नंबर 2 हमारा डन है। और केस नंबर 3 पे आएंगे। यहां पर भी आपको ऊपर डेटा गिवन है, लेकिन नीचे आपको एडिशनल पॉइंट गिवन है। तो एडिशनल पॉइंट अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको गिवन है इनकम टैक्स 44,000 वाज प्रोवाइडेड, ये पेड नहीं लिखा, ये प्रोवाइडेड है, ठीक है। तो जब भी आपको एडिशनल पॉइंट गिवन होगा ये वाला, आपने क्या करना है, वर्किंग नोट में प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाना है, ठीक है। ये अकाउंट जरूर बनाना है वर्किंग नोट में, ठीक है। तो ये इससे हमारे को ईजी रहेगा। सेम लॉजिक, ओपनिंग बैलेंस कहां रहेगा भाई, क्रेडिट में, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट में, लाइबिलिटी नेचर है इसलिए ओपनिंग बैलेंस इसका क्रेडिट जाता है, ठीक है। अपना टोटल वगैरह का सिंबल बनाया। ओपनिंग बैलेंस ले लेना भैया प्रीवियस ईयर को, ठीक है, 15,000 आपका ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, करंट ईयर आपका क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा 10,000। टैक्स ये प्रोवाइडेड है, ये पेड नहीं है। यहां पे जो फिगर आती है टू बैंक, ये पेड होती है। ये क्या होता है, ये होता है पेमेंट कि कितना पैसा हमने पे करा है, तो ये पेड नहीं गिवन, ये प्रोवाइडेड है, यानी कि आपको ये वाला डेटा गिवन है जो हम टैक्स का प्रोविजन बनाते हैं। तो बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, ये जो हम प्रोविजन बनाते हैं ना, ये वो वाला डेटा। तो ये कितना है 45,000, तो इसका टोटल किया 60,000 और ये 50,000। अगेन वही रूल, ये जो गिवन डेटा है इसको आपकी अपनी कैश फ्लो में कहीं नहीं लेकर जाना। आपको जो डेटा कैश फ्लो में ले जाना है वो एक तो ये लेकर जाना है और एक ये लेकर जाना है। ये जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस के नीचे, माइनस होगा जैसे मैंने आपको बताया, और ये वाला जो डेटा है ये आपका ऊपर जाएगा। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने से पहले जो ऐड होता है ना प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर, ये वो वाला डेटा है, ठीक है। ये आपका प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर है, और ये पिछले वाला प्रोविजन फॉर टैक्स प्रीवियस ईयर जो नीचे टैक्स पेड की फॉर्म में माइनस होता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस के बाद में। ऑलराइट, नेक्स्ट आपको ये एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन हो सकता है इंटरिम डिविडेंड, डिविडेंड पेड या फिर इंटरेस्ट पेड, ठीक है। ये एडिशनल पॉइंट में आपको गिवन हो सकता है, तीनों में से कोई भी, ठीक है। तो बहुत सिमिलर सा ट्रीटमेंट है, ध्यान से सुन लो। तीनों के तीनों फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस होंगे, तीनों के तीनों, ठीक है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस होंगे। अब जगह अलग अलग है, ठीक है, जगह अलग अलग है, लेकिन पहले समझ लेते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी में तीनों माइनस होंगे क्योंकि खर्चा है, डिविडेंड पे कर रहे हैं, डिविडेंड पे कर रहे हैं और इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो फाइनेंसिंग में माइनस।
कैश बाहर जाएगा, पे करेंगे तो कैश बाहर जाएगा। ऑपरेटिंग में ये प्लस होगा, ठीक है, ऑपरेटिंग में ये प्लस होगा, और तीसरा वाला भी ऑपरेटिंग में प्लस होगा। अब आपको ये समझना जगह कौन सी है भाई। फाइनेंसिंग में तो नॉर्मल माइनस कर देना, तीनों सिमिलर एक ही वे से, सेम वे से। डिविडेंड जो है ये आपका, जैसे अभी मैंने करा था प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर वाला, वो वाली जगह हो गई, या प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर वाली, बेसिकली ये वाली जगह कह रहा हूं। जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने से पहले नहीं निकालते, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, ये निकालने से पहले यहाँ पर ऐड नहीं करते हम लोग, रिजर्व्स ऐड कर देते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर ऐड कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर डिविडेंड आ गया ना, तो ये डिविडेंड इस स्टेप से पहले आएंगे, चाहे इंटरिम डिविडेंड हो चाहे नॉर्मल डिविडेंड हो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में यहाँ जाएंगे। तो पहले दोनों तो यहाँ जाएंगे, ठीक है। और इंटरेस्ट पेड ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स में, ठीक है, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स में जाएगा ये वाला इंटरेस्ट पेड, और ये यहाँ पर जाकर ऐड होगा, ठीक है। तो होना ऐड ही है, लेकिन इनकी जगह अलग अलग है। ऑपरेटिंग में, फाइनेंसिंग में तीनों की जगह सेम है। ऑलराइट, नेक्स्ट देखो भाई, अब आपको हो सकता है कभी कभी टैक्स का रिफंड दे दे, इनकम टैक्स रिफंड दे दे। तो देखो भाई, आपको कैसे देगा, आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लगेगा टैक्स रिफंड इतना, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन में होगा, और ये आपको कहीं पर बैलेंस शीट में डेटा गिवन हो सकता है, ठीक है। ये आपको जो डेटा है वो बैलेंस शीट में गिवन हो सकता है, या कैसे भी दे सकता है, आपको बस देखना है भाई नॉर्मल प्रोविजन और टैक्स पेड गिवन है और साथ साथ रिफंड गिवन है, ठीक है। आपको ये डेटा ढूंढना है। अब आपको देखो समझना क्या है कि अगर मान लो मेरे पास ये टैक्स रिफंड नहीं होता, अगर ये नहीं होता तो हमने प्रोविजन फॉर टैक्स के केसेस कर लिए, ये तो हमें करना आता है कि कहां पर जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं कि मेरे को इसको आता नहीं आता, पहले हम इसकी बात करते हैं। तो जो टैक्स पेड है ये तो आपका नीचे जाएगा, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस में से माइनस होगा, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस में से माइनस होगा, ठीक है। ये इसमें से माइनस हो जाएगा, नीचे जाके टैक्स पेड, ये करते थे हम। और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के ऊपर हम ऐड करते थे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स के ऊपर हम लोग ऐड करते थे प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर, ये हम यहां पर ऐड करते थे, ठीक है। अब आपको देखो इनका ट्रीटमेंट पता है कि टैक्स पेड नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा। तो जब भी रिफंड होगा ना, आपको क्या फिगर लेनी है, ये 50 नहीं भेजनी, 50 में से ये रिफंड माइनस कर दो, 50,000 में से 40,000 माइनस कर दो, ये कितना हो जाएगा, इस फिगर को मतलब आप ले लो 10,000 ले लो। रिफंड वाले क्वेश्चन में ये 90,000 लिखा है, तो रिफंड वाले क्वेश्चन में अगर रिफंड है तो इस फिगर को आप 90 माइनस 40 यानी कि 50,000 ले लो और वहीं भेज दो जहां इसको भेजते थे। तो टैक्स पेड हम नीचे भेजते थे, ये 50,000 हो जाएगा 90 की जगह, और ये 50 जाना था, यहाँ पे 50 की जगह ये 10 चला जाएगा, ठीक है। तो रिफंड में बस रिफंड आपको दोनों जगह से माइनस करना है, आंसर आपका वही जाएगा जहां पर वो पहले जाता था। अच्छा, अब इसके बाद ये दो पॉइंट्स मैंने ऐसे लिखे हैं, ये आपको एडिशनल पॉइंट में गिवन हो सकता है, ठीक है, एडिशनल पॉइंट में गिवन हो सकता है। अब ये दोनों के दोनों इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स आपको दिख जाए या प्रपोज डिविडेंड करंट ईयर आपको दिख जाए, ये दोनों के दोनों आपके कैश फ्लो में नहीं जाएंगे, ठीक है। इसमें कैश का कोई फ्लो नहीं होता, ये चीज याद रख लेना, ठीक है। आपको पेपर में दिख जाए तो इसको आपको कहीं पर भी इफेक्ट नहीं शो करना। कभी कभी हमारे को इफेक्ट ना शो करने के मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो हमें नॉलेज होनी चाहिए कि कहां पर क्या चीज जाएगी। ऑलराइट, नेक्स्ट देखो, आपको इनटेंजिबल एसेट में बड़े इंटरेस्टिंग दो केसेस आ सकते हैं, केस 1 केस 2 में से कोई भी आ सकता है आपको पेपर में। देखो इनटेंजिबल मतलब ऑप्शंस क्या हो गई, गुडविल हो सकता है, यहाँ पे ट्रेडमार्क आ सकता है, पेटेंट आ सकता है, कोई भी एक आ जाएगा, ठीक है। तीनों में सेम ट्रीटमेंट है इसलिए मैंने इकट्ठे लिख दिया। प्रीवियस ईयर करंट ईयर, अब देखो केस 1, ये केस 1 है। पहले हमारे पास लेट्स से गुडविल की बात हो रही है, तो पहले हमारे पास गुडविल 2 लाख की थी, फिर गिर कर 1.5 लाख हो गई। तो केस 1 में गिरावट है 50,000 की, गिरावट है 50,000 की, ठीक है। तो ये आपका जाएगा कहां पर जाएगा, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा। और कैसे जाएगा, जैसे वहां पे डेप्रिसिएशन नहीं लिखते वैसे ये आपका नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स में ऐड हो जाएगा, ठीक है, एमोर्टाइजेशन के नाम से, क्योंकि ये इंटेंजिबल एसेट है। तो जहां डेप्रिसिएशन जाता था ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड होता था, उसी जगह पर ये ऐड होगा, ठीक है, लेकिन किस नाम से, एमोर्टाइजेशन के नाम से, ठीक है। ये चीज याद रखना, इसको ऐड करेंगे ऑपरेटिंग में। केस नंबर 2 में देखो, पहले आपके पास गुडविल 2 लाख की थी, फिर बढ़कर कितनी हो गई 2.5 लाख। तो यहां पर इंक्रीज हो रही है गुडविल 50,000 से, तो इसको हम बोलते हैं, इंक्रीज होने को हम बोलते हैं परचेज होना। तो गुडविल हमने खरीदी है, चाहे ट्रेडमार्क हो पेटेंट हो, ये खरीदा है, तो खरीदा है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ये जाएगा।
और वहां पर हमने कुछ खरीदा है, तो यानी कि पैसा बाहर गया, तो क्या ये नेगेटिव आइटम के नाम पर शो होगा 50,000 से। कैश आउटफ्लो कितना हुआ है 50,000, तो यहाँ पे ये नेगेटिव होगा, नेगेटिव। और ऑपरेटिंग में ये प्लस कितने से ही होगा 50,000 से, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल ही ऐसा लिया, डिफरेंस 50-50 का ही आया है। तो दोनों में से कोई भी केस आ सकता है, बहुत ध्यान से करना। और दोनों में सिंगल इफेक्ट है, डबल इफेक्ट कहीं नहीं है। एक ऑपरेटिंग में जा रहा है खत्म, दूसरा इन्वेस्टिंग में जा रहा है खत्म, और कोई इफेक्ट उसका नहीं है। नेक्स्ट देखो भाई, आपको प्रपोज डिविडेंड आपको बैलेंस शीट में इस तरीके से गिवन हो सकता है। तो अगर आपको ऐसे गिवन है, अब ये एक ही तरीका देखो, 31 मार्च 2024 बोले, खाली 2024 लिखाओ या प्रीवियस ईयर लिखो, एक ही बात है। 31 मार्च 2025 लिखे या खाली 2025 लिखे या करंट ईयर लिखे, एक ही बात है। मतलब एक ही चीज को लिखने के तीन तरीके हैं, ठीक है। अब आपका ये प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर है, ये प्रपोज डिविडेंड करंट ईयर है। मैंने आपको बताया प्रपोज डिविडेंड करंट ईयर नो वेयर इन कैश फ्लो, कहीं पर भी नहीं जाएगा, पूरी कैश फ्लो में कहीं पर भी ये नहीं जाएगा। और ये आपका जो प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का है, ठीक है, ये आपका कहाँ जाएगा, ठीक है, ये जरा सोचो, वरना मैं आपको बता ही रहा हूं। इसको आपने क्या करना है भाई, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एक तो प्लस कर देना, ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस कर देना, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस कर देना डिविडेंड पेड के नाम से, ठीक है। और कहां पर करना है भाई, फाइनेंसिंग में तो नॉर्मल लिख देना डिविडेंड पेड 1 लाख रुपए, ठीक है, ये माइनस कर देना नॉर्मल, ये तो कहीं जाएगा नहीं करंट ईयर वाला। और ऑपरेटिंग में ये कहां जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम से पहले, ठीक है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम से पहले इसको आपको ऐड करना है। जहां पर रिजर्व्स जाते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर जाता है, वहीं पर ही जाता है प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर, ठीक है, PDPY में शॉर्ट में लिखता हूं, तो ये वहीं पर जाएगा, ठीक है। 1 लाख रुपए ऑपरेटिंग में ऐड, फाइनेंसिंग में माइनस। ऑलराइट, तो ये अपना लास्ट पॉइंट रहने वाला है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ध्यान से देखना। इसमें ना एक हिडन एडजस्टमेंट है, एक ऐसी एडजस्टमेंट है जो आपको दिख नहीं रही है। तो आपको देखो ऊपर इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल गिवन है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के साथ ये बेटा जो आपको नंबर गिवन होता है ना, ये आपका क्या होता है, डिविडेंड होता है। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता, ये डिविडेंड होता है, क्योंकि शेयर्स पे डिविडेंड देते हैं, डिबेंचर्स वगैरह पे इंटरेस्ट देते हैं, तो ये आपका डिविडेंड का परसेंटेज गिवन है। एडिशनल पॉइंट कह रहा है कि एन इंटरिम डिविडेंड एट 15%, ये बहुत ध्यान से देखना, 15% लिखा है, ठीक है, वॉज पेड ऑन इक्विटी शेयर्स ऑन दिस डेट। अब इसमें बहुत सारी चीजें आपको ध्यान देनी है। एक तो आपको ये समझना है कि हमारे को इक्विटी शेयर्स पे डिविडेंड देना है, तो पहले तो हम निकालेंगे कि कितना डिविडेंड देना है। तो डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स, पहले तो यहाँ पे अमाउंट निकालने में पहली गलती हो जाती है सभी बच्चों से या ज्यादातर बच्चों से, ठीक है। अब ध्यान से देखो, डिविडेंड देना है, अब ये ड्यूरिंग द ईयर डिविडेंड जा रहा है। आपको एक बात याद रखनी है, यहाँ पे लिखा है 15%, ठीक है, कोई भी P.A पर एनम P.A वगैरह नहीं लिखा है। तो ऐसे केस जो हमारे डिविडेंड के केसेस होते हैं, आपको ओपनिंग बैलेंस पे डिविडेंड निकालना है, ठीक है। तो इक्विटी शेयर का ओपनिंग बैलेंस क्या है 2024, ये पुराना साल है, तो यानी कि 3 लाख रुपए पे डायरेक्ट आपको 15% निकालना है। तो आपके पास डिविडेंड का अमाउंट कितना आएगा 45,000 आएगा, ठीक है। डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट निकालते टाइम आपको मंथ का ध्यान रखना होता है, चाहे P.A लिखा हो चाहे ना लिखा हो। इन्वेस्टमेंट्स के टाइम पर भी मंथ्स का ध्यान आपको रखना होता है, टाइम फैक्टर का, चाहे P.A लिखा हो ना लिखा हो, बट डिविडेंड में हमें डायरेक्ट देना होता है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है इस एग्जाम्पल में, ठीक है, मैं इस एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं। अब आप ध्यान से देखो, अब आपको इसको ट्रीटमेंट समझो। इसका ट्रीटमेंट क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस होगा और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में डिविडेंड हम पे करेंगे तो माइनस होगा। ये प्लस का होगा जहां पर आपका जाता है प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर नहीं जाता जिस जगह पर, या प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर जाता है, और रिजर्व जाते हैं। कौन सी जगह कह रहा हूं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से पहले वाली, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स निकालने से पहले वाली जगह की मैं बात कर रहा हूं, वहां पर ये ऑपरेटिंग में प्लस होगा, फाइनेंसिंग में ये नॉर्मली माइनस होगा। अब आपको मैं एक बात बताऊं, अभी ये क्वेश्चन अगर हम सिर्फ इतना करेंगे ना तो हमारा ये गलत माना जाएगा, क्योंकि हमने एक थ्योरी में एक पॉइंट पढ़ा हुआ है। थ्योरी में हमें समझाया जाता है कि अगर इक्विटी शेयर्स पर डिविडेंड पे करते हैं, तो इक्विटी शेयर्स पे अगर डिविडेंड पे करते हैं तो अंडरस्टूड है कि प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड दिया जा चुका है। ये अंडरस्टूड है कि प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड दिया जा चुका है। तो क्वेश्चन में तो कहीं बोला नहीं ना हमारे को प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड देना है, लेकिन क्योंकि इक्विटी को दे रहा है तो मान के चलेंगे कि प्रेफरेंस शेयर्स को भी डिविडेंड दिया जा रहा है। तो हमें प्रेफरेंस शेयर की भी डिविडेंड की यहां पर कैलकुलेशन वगैरह करनी होगी, ठीक है। अच्छा, अब कैसे कैलकुलेशन करेंगे, 12% किस पे निकालेंगे, हमेशा ओपनिंग बैलेंस पे निकाल देना। ओपनिंग बैलेंस मतलब पहले वाला साल, 2 लाख का 12% आप निकाल दोगे। तो यहां पर मैं लिख देता हूं डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस
शेयर्स, ठीक है। तो डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स कितना है, 2 लाख इंटू 12/100, तो ये आएगा 24,000। सेम ट्रीटमेंट ऑपरेटिंग में प्लस, उसी जगह पे जहां पर आप इक्विटी शेयर को करोगे उसी के साथ ही इसको भी लिख देना, और फाइनेंसिंग में माइनस, ठीक है। सेम प्रेफरेंस डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग में लिख देंगे और ऑपरेटिंग में प्रेफरेंस डिविडेंड करके ऐड कर देंगे। सेम ट्रीटमेंट है, लेकिन मेरे को आपको अमाउंट्स बतानी थी। वैसे तो इस जो ऊपर मैंने आपको क्वेश्चन लिखा इसमें और भी एडजस्टमेंट्स हैं कैश फ्लो में, इक्विटी शेयर की, प्रेफरेंस शेयर की, बट मैं आपको सिर्फ डिविडेंड का पॉइंट मेरे को समझाना था, क्योंकि बाकी तो नॉर्मल है कि इक्विटी शेयर्स वगैरह या प्रेफरेंस शेयर्स में आपको क्या करना है, ठीक है, बाकी नॉर्मल है। लेकिन डिविडेंड का जो था वो हिडन पॉइंट था, वो चीज मुझे आपको यहाँ पर समझानी थी, ठीक है। और यही चीजें इसी टाइप की चीजें वो आपसे एग्जाम में पूछता है। ऑलराइट, इसके बाद जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की पूछी जाती है वो मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट की पूछी जाती है। इसमें 2 केसेस होते हैं, दोनों के दोनों केसेस मैंने ऑलरेडी बताए हुए हैं, तो पिंड कमेंट में मैंने वीडियो अटैच करा है, उसमें आपको कॉन्सेप्ट भी समझा दूंगा और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी उसी वीडियो में मिल जाएंगे, छोटा सा वीडियो है। तो इस वीडियो के बाद फॉलो अप में इस वीडियो को जरूर देखना, तो आपकी पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट कवर हो जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।